हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डीवी केस की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नाम सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल बड़ा केस हमारे ऊपर हो गया है। और कल अभी किसी की क्वेरी भी आ रही थी, क्या सर इस केस के अंतर्गत मुझे कोई जमानत करवानी पड़ती है? तो इसका उत्तर है नहीं, जमानत आपको नहीं करानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत भी आजकल कुछ ऐसे ऑर्डर हो रहे हैं, खतरनाक ऑर्डर हो रहे हैं, जो अगर आपके खिलाफ हो गया तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लें। और इसके लिए भी जरूरी है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया सोच पर प्रहार पे, उसमें मैंने बताया कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यहां पर भी अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी यहां पे क्या हो रहा है कि डीवी केस में एंट्री मेंटेनेंस की पिटीशन लगती है, आप सब लोगों को पता है। कुछ मामलों में ऐसा भी हो जाता है कि 125 सीआरपीसी भी आपका पैरेलली चल रहा होता है। अब 125 सीआरपीसी में आपका एक आदेश हो गया, ये भी मैं आपको बिल्कुल अभी रिसेंट एक मामला आया था उसके आधार पर बता रहा हूं। 125 सीआरपीसी में आपका 25,000 रुपये का आदेश हुआ उस मामले में। अब डीवी एक्ट के अंतर्गत दोबारा से एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, उस पर सुनवाई होनी थी। उसमें लड़की ने कुछ राइट्स क्लेम किए हुए थे। क्या क्या? एक तो मुझे पर मंथ इतना मेंटेनेंस दिया जाए, दूसरा मुझे जो है रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया जाए, जिस घर में जो उसका मैट्रिमोनियल होम है वहां पर रहने का अधिकार दिया जाए, तीसरा मेरा जो स्त्री धन इसके पास है वो सारा लौटाया जाए। अब दोस्तों, ऐसी पिटीशन पर जब भी सुनवाई होती है तो जनरली ऐसा ऑर्डर होता है कि अगर मान लो कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी गया, जबकि 125 सीआरपीसी के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी वहां पर लगी है, तो आदेश यही होता है कि भाई जो पहले से अगर कहीं पे ये मेंटेनेंस दे रहा है तो वो इसमें समायोजित होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रजनीश नेहा में, वो भी यही है कि दूसरी जगह पे जो मेंटेनेंस बंधा है पहली जगह वाला उसमें समायोजित होगा, सेट ऑफ होगा। अब दोस्तों, इस मामले में क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया डीवी एक्ट के अंतर्गत कि 18,000 रुपये मेंटेनेंस पत्नी को देगा, और वो उससे अलग होगा जो कि वो पहले से दे रहा है, उसके अतिरिक्त। यानी कि 25 वहां भी देगा, 18 यहां भी देगा। इसके साथ साथ रेसिडेंशियल राइट का ऑर्डर कर दिया कि वो जो उसका मैट्रिमोनियल होम है उसको वहीं पे जाकर के रहने का अधिकार है। ठीक, स्त्री धन के लिए यह आदेश किया कि भाई ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल पे देखा जाएगा स्त्री धन किसके पोजीशन में, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन दोस्तों, पति फंस गया बहुत बुरी तरह, क्योंकि 25 वो 18, ये हिसाब लगाओ 43, और सैलरी उतनी है नहीं। यानी उस सैलरी के हिसाब से जो उसकी सैलरी है वो 25,000 रुपये जो 125 में लगा है वो भी बहुत ज्यादा है, उसको भी वो चैलेंज करने की सोच रहा है। और यहां पे डीवी में 18,000 का बर्डन और उसके ऊपर आ गया। और सबसे वर्स्ट पार्ट कि मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार, यानी उसी घर में रहने का अधिकार जिन लोगों के ऊपर उसने केस किए हुए 2-2, 3-3 और आरोप लगाए हुए बहुत सारे, अब उसी घर के अंदर वो लेडी अगर दोबारा से रहती है तो आप सोचिए क्या नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत से मामले प्रकाश में आते हैं जहां पर रेसिडेंस ऑर्डर लेकर के वो उस घर के अंदर एंट्री करती है पुलिस की हेल्प से, और उस घर के अंदर जितने भी रहने वाले प्राणी होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं 2-4 दिन में। क्योंकि डेली पुलिस को फोन करना, डेली कभी कुछ बोलना, आदमी के दिमाग में आ जाता है कि भाई मेरे को तो जेल में ही जाना है, और वो सब कुछ सीख करके आई होती है। तो ऐसे केस में बहुत ही रिस्की होता है वापस उसको उसी घर में रखना। और वैसे तो अधिकतर मामलों में कोर्ट भी इस बात को समझती है, और रेसिडेंशियल राइट का जो ऑर्डर होता है वो ऑल्टरनेट रेसिडेंस का किया जाता है अगर परिस्थितियां इतनी गंभीर है। लेकिन अगर कुछ मामलों में ऐसा ऑर्डर हो जाए तो फिर दोस्तों एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी आपकी होती हुई भी आपकी नहीं होती। और एक मामला भी इसी तरीके का आया था जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की सारी प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिए, जबकि वो उसकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टीज हैं, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। और कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे भी दिए, यानी वो अब किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। इवन बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि लोन पर है, उसकी पूरी जीवन भर की कमाई दांव पर लग के रह गई। तो दोस्तों, डीवी एक्ट है तो छोटा सा, लेकिन इसके अंदर कई बार इतने खतरनाक ऑर्डर हो जाते हैं जिससे आपके सारे रास्ते चारों तरफ से आपके लिए बंद हो जाते हैं। और मैंने ये देखा कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और जिनके पास एक्चुअल में अपनी जिंदगी भर की कमाई से उन्होंने कुछ गाड़ी कमाई से कुछ प्रॉपर्टीज जोड़ रखी हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर ये चीजें ज्यादा होती हैं। और ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं जहां पे लेडी की उम्र 55 साल, 60 साल, 65 साल है, और उसने अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पति पर ये केसेस किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये टेंडेंसी बन चुकी है, 20 साल की लड़की से लेकर के 65 साल की लेडी तक ये केसेस कर रही है इस तरीके से। और दोस्तों, जहां पर अभी एक कल ही मैं मामला बना रहा था, बैंगलोर का मामला था, तो उस मामले के अंदर 1999 में शादी हुई और 2023 में आरोप लगाई है कि मेरे से दहेज मांगा। बताइए, कोई तुक है? और केस किया हुआ है और केस चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, उन चीजों पे बात हो रही है, उन चीजों पे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, हमने दहेज नहीं मांगा। अबे 1999 की शादी, बच्चा तुम्हारा खुद शादी के लायक है और तुम ऐसे आरोप लगा रहे हो? मैं कुछ लॉजिकल तो बोलो। 1999 की बात आप आज बता रहे हो। मतलब दुरुपयोग की कोई सीमा नहीं रह गई है इन मैट्रिमोनियल केसेज में।
और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से चल रही हैं। कुछ भी स्ट्रिक्ट अंकुश इस पे नहीं लग रहा। ज़्यादा ये होता है कोई चीज़ पकड़ में आती है तो उस पर एक टिप्पणी कर दी जाती है, ये बहुत निराशाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हुआ क्या उससे, लेकिन उस टिप्पणी के साथ में आपको स्ट्रिक्ट एक्शन तो लो ऐसे लोगों पर जो कि ऐसा गलत कर रहे हैं। आप देखिए फिर कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे लॉ का मिसयूज होना बंद हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्शन नहीं है। कोई जजमेंट उठा के देख लो, कोई पकड़ा गया कि इसने झूठा ये किया, कोई पकड़ा गया इसने झूठे तरीके से जो है विवेचना करी, उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं। केवल ये बहुत निराशाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल इस प्रकार की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। कौन लगाएगा अंकुश? पावर में आप हैं, आपकी कलम में ताकत है, आप लगा सकते हैं अंकुश। अगर आपको दिखा कि इसने लॉ का मिसयूज करते हुए कोर्ट के 5 साल खराब किए हैं, सामने वाली पार्टी के 5 साल खराब किए हैं, आप डालो उस पर तगड़ी पेनल्टी, आप करो उसको जेल की सजा 6 महीने की करो, अकल ठिकाने आ जाएगी ऐसे लोगों की, और दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा है, इसीलिए फिर ठीक है, लोगों को भी पता है कुछ होना तो है नहीं, अगर पकड़ में आ भी गया तो हमारा क्या चला जाएगा, इसलिए लोग भयमुक्त हैं और लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। लॉ का मिसयूज जहां भी जिस भी कंट्री में होगा और धड़ल्ले से होगा, बिना किसी डर के होगा, तो वहां पर अराजकता फैलेगी और ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और दोस्तों अब तो बिल्कुल ये हो गया है कि हर दूसरे घर में मैट्रिमोनियल मामला है और कहानी स्टोरी सबकी सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हर परिवार यही कर रहा है कि लड़की पैदा होने पर वो दुखी हो जाएगा? क्या हर परिवार यही कर रहा है कि वो उसका एबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, जबकि कंसेंट फॉर्म पे खुद के साइन होते हैं? इवन मेरे पास एक मामला चल रहा है, उसमें तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं मिल पाई, इसलिए इसकी जान बचाने के लिए डीएनसी करनी पड़ेगी। उसके बावजूद पूरी फैमिली के ऊपर जो है गर्भपात के आरोप लगा रखे हैं। क्या हर फैमिली के मर्द हवस के शिकार हैं? ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूं कि कहीं कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं होती होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती होंगी। यह भी सत्य है कि कुछ महिलाएं परेशान हैं, लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1000 में से 900 मामलों के अंदर सेम स्टोरी लाइन बनती है? ये सीधा सा मतलब है कि फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके चल रहा है, एक ट्रेंड बन गया है कि हाँ भाई ये करना ही है, 313, 307, 376, 354 ये मैट्रिमोनियल में होनी है, बाद में ये हटनी है, लेकिन तब तक बेचारा हस्बैंड बर्बाद हो जाता है, उसका बहुत सारा पैसा निकल चुका होता है। तो दोस्तों ये सारी मतलब कुछ विसंगतियां हैं हमारे सिस्टम की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप लोग जानते भी हैं और कुछ जो न्यू कमर्स हैं वो जान लेंगे, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों लॉ में गड़बड़ियां तो हैं और लॉ का मिसयूज बहुत ज़्यादा है। लॉ बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, और जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। चलिए दोस्तों, डीवी एक्ट के बारे में जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में और अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ने में। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने मामलों में ढील छोड़ देनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।